स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 के बीच के साप्ताहिक खबर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। नए साल में पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डिजिटल हो जाएंगी, उसमें पेपर वर्क नहीं रह जाएगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में भारत के सुरक्षा बलों के अलावा 19 अन्य देशों के सुरक्षा बल भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ भूधसाव का शिकार है। वहाँ आसपास की ज़मीनें धंस रही हैं, ज़मीनें दरक रही हैं, सड़कों में दरार पड़ रही है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारा भय व्याप्त है। लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार इसकी सुधि ले। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित भी कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि यह घटना अचानक हो गई, यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस पर 1976 में, यानी आज से 47 साल पहले, मिश्रा कमेटी का गठन हुआ था, जिसने रिपोर्ट दिया था कि यहाँ पे ऐसा कोई कार्य ना किया जाए और पानी निकलने के साधन किए जाएं, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए प्रॉपर। लेकिन उस समय इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई कार्य नहीं हुआ। इसके कारण आज इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। इस भूधसाव कारण टनल्स को माना जा रहा है। इसको देख लीजिएगा, अगर आपका मेंस है तो इसको पढ़ लीजिएगा। इस आपदा के वास्तविक कारण की खोज अभी भी हो रही है, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि इस आपदा का कारण मिट्टी का ढीलापन है, क्योंकि यह स्थान पहले से ही एक ढलान पर या स्लोप पर स्थित है, जिससे इस समस्या को बल मिला। इसी पर ये लेख है कि यह जो घटना है वो मानव निर्मित आपदा है। देखिए, आपदाएं 2 तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा कृत्रिम आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट या भूकंप, और कृत्रिम आपदा जैसे समझ लीजिए परमाणु संयंत्र की दुर्घटना हो गई या इस तरह की कोई घटना हो गई, इसको कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम माने मानव निर्मित। ये आपके मेंस में एक टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, 2023 मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जा रहा है, और मोटे अनाजों की वापसी का मतलब यह है कि धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो गया था, लेकिन अब जागरूकता आ रही है कि ये मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब इसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोग इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस पर लेख है, 2 देख लीजिए, अगर इंग्लिश में है तो वो भी देख लीजिए। कर्नाटक में मिर्च की फसल प्रभावित हुई है, उसके लिए ब्लैक ट्रिम्स जिम्मेदार है। कृषि उत्पाद के निर्यात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह सही समय है कि भारत को कृषि उत्पाद के निर्यात करना चाहिए। इसका कारण भी है, यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। अब ये सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, तो उस शून्य को भरने का सही समय है कि भारत वहाँ पे अपना कार्य करे और उससे लाभ ले, अपने अर्थव्यवस्था का विकास करे। एग्री बायोटेक का मतलब है जब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से भारतीय कृषकों की स्थिति में सुधार होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। जीएम सरसों को सशस्त्र पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। जीएम सरसों भारत में बनाई गई है और इसका लगातार विरोध हो रहा है। इसका नाम है DMH11। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि किसानों को लगता है उससे इनको हानि होगी। ऐसे कई सारे कारण हैं। अभी फ़िलहाल ये चर्चा का विषय है, बस इस नाम को याद रखिए। और भारत में सबसे प्रचलित जीएम क्रॉप है बीटी कॉटन। देखिए, जीएम मस्टर्ड या जनरल जीएम मस्टर्ड या जीएम सरसों पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मतलब जीएम सरसों पर एक लेख है जो प्रश्नोत्तर के रूप में है, इसको देख लीजिएगा कि जीएम मस्टर्ड को कौन डील कर रहा है, क्या ये भारतीय कृषि के लिए लाभकारी है, क्या ये भारतीय कृषकों का मित्र है। ऐसे ही ये बनाया हुआ है। जीएम क्रॉप पर एक लेख है जो प्रश्नोत्तरी के रूप में है, जिसे बताया गया है कि इसको डील कौन कर रहा है, क्या यह भारतीय कृषि के लिए लाभकारी है, क्या यह बीज भारतीय किसानों का मित्र है। तो ये एक लेख है जिसमें कई डायमेंशन पर चर्चा की गई है। अगर आपका मेंस है तो ज़रूर देखिए। 1950 से अब तक सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी आदेश हैं वह अब ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। पहले यह जिस वेबसाइट पे मिलता था उसका मेंबरशिप पेड हुआ करता था।
अभी हाल ही में विमान या एरोप्लेन में कुछ नकारात्मक कार्य या अपमानजनक कार्य करने की सूचना मिली है, जिसके कारण भारत के विमान कानून पे चर्चा होने लगी। तो आखिर ये विमान कानून क्या है? विमान कानून का मतलब ये है कि अगर कोई हवाई जहाज़ या एरोप्लेन उड़ रहा है तो उस समय अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी हरकत होती है या गलत कार्य होता है या अनैतिक कार्य होता है तो विमान के लैंडिंग या उतरने के साथ ही उस पर पुलिस कंप्लेन किया जाना चाहिए। विदेशों में बसने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं, ये डेटा है। और विदेशों में बसने के अलावा विदेशों से अपने देश में धन प्रेषण यानी अपने देश में पैसा भेजने में भी भारतीय सबसे आगे हैं। पशुओं को मिलेगा चिकित्सा का अधिकार, कानून के दायरे में आएंगे डॉक्टर और अस्पताल। भारत ने 2 लिथियम और 1 कॉपर के माइन या खदान की खोज की है अर्जेंटीना में, और इसका इवैल्यूएशन फरवरी तक हो जाएगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। भारत में लिथियम आयन बैटरी की बहुत मांग है, तो इससे उसकी पूर्ति होगी, और भारत में कॉपर का डिमांड तो हमेशा से ही बना रहता है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। भारत इस वर्ष G20 का प्रेसिडेंट है, और यहाँ से कोई भी पेपर देंगे एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो हर न्यूज़ में G20 के एक अलग सा टॉपिक मैंने सेट कर रखा है, अगर आप चाहेंगे तो इसको उठा के एक निबंध या जो भी चाहेंगे आपका चीज़ें डील हो जाएंगे उससे। तो भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता एक बहुत बड़ी बात है, और विदेशी प्रतिनिधियों को डिनर कराने के लिए सरकारी स्मारक की खोज करी कि कहाँ पर डिनर कराई जाए, और इस दौरान सड़कों की खुदाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है मई से सितंबर तक। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स तृतीय को G20 के बैठक से संबंधी जानकारियाँ दी। इस लेख में ये बताया जा रहा है कि G20 किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिए अगर आपका मेंस है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में बहुत काम आएगा। और G20 देश उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु से संबंधित वित्त पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक की ओर देख रहे हैं। न्यूज़ भी समझ लीजिए, इसको आर्टिकल भी समझ लीजिए। G20 को सार्थक बनाने में जो चुनौतियां हैं ये उस पर लेख है। देखिए, चुनौती से भी प्रश्न आता ही आता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और G20 के साथ साथ SCO को भी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, तो याद रखें इन चीज़ों को। 2022 में UPI का लेन देन का बना रिकॉर्ड। हम आप UPI को बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन UPI अपने में एक बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि भारत में हम लोग को सस्ता से मिल गया, इसलिए अभी इसको समझ नहीं पा रहे कि आप एक मोबाइल क्लिक पर आराम से पेमेंट कर लेते हैं। आपको कोई अकाउंट नंबर नहीं भरना, IFSC कोड नहीं डालना है, स्कैन किया पेमेंट कर दिया, कोई सर का दर्द नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वित्तीय प्रौद्योगिकी और भारत, फाइनेंस की जो टेक्नोलॉजी उसमें भारत कहाँ पर, उस पर ये लेख है। अभी जैसे UPI वो भी एक फाइनेंस टेक्नोलॉजी ही है, तो भारत देखिए बहुत आगे जा रहा है। और भारत का प्रयास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा भाग डिजिटल हो जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी या प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होगी, तो ये उसी से संबंधित है। जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना भारत। देखिए ये सब कोई पूछ लेता है, आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछ रहा है, तो इन प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। कोई हवा में नहीं पूछा जाता है, सारे के सारे प्रश्न न्यूज़पेपर से ही होते हैं। जितने भी करंट के पेपर हैं, जितना भी करंट का प्रश्न है, सब न्यूज़पेपर से होता है। और UPSC में करंट के अलावा बाकी चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। जो चीज़ हाईलाइट होगा उससे रिलेटेड GS के प्रश्न जरूर पूछ लेता है, तो तैयार रहिए। करंट के चीज़ों के साथ साथ उसको GS से जोड़ के पढ़िए। RBI या भारतीय रिजर्व बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली है। इससे प्राप्त वित्त या धन का प्रयोग भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाएगा। 2023 में भारत सरकार का प्रयास रहेगा कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी पर छोटे छोटे खुमचे लगाते हैं, उनको भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैंक मित्र बैंक की सेवाओं के अलावा अब अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस बेचना, ये सब काम भी कर लेंगे वो लोग। यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था। इस लेख में बताया गया है कि समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यहाँ केवल सरकार या कोई एक व्यक्ति चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। सरकार के साथ साथ आम जन की भागीदारी से ही इसका विकास होगा। इसमें क्या होगा, समुद्र के संसाधनों का सही तरह से प्रयोग किया जाए। वहाँ पे कृषि भी किया जा सकता है, और
यथासंभव उसका दोहन भी किया जाता है। देखिए, दोहन और शोषण में अंतर होता है। दोहन का मतलब होता है उतना ही निकालना जितने से समुद्र के पर्यावरण का नुकसान ना हो। शोषण का मतलब होता है इतना ज़्यादा आपने निकाल लिया कि वो कोई प्रजाति ही विलुप्त हो गई। ठीक है, तो दोहन उतना ही करना है ताकि चीज़ें बची रहें भविष्य के उपयोग के लिए। रूस से रुपए में कारोबार शुरू हो गया। वैसे प्रोसेस तो ये बहुत पहले से चालू था, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली शुरुआत हो गया। भारतीय रुपया का 2023 में क्या स्थिति होगी उस पर ये लेख है, मेन से तो देख लीजिएगा। ये भी भारतीय रुपये संबंधित है, अगर आपका मेन से तो देखिए। भारतीय रुपये का डिजिटलीकरण, अभी हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी जारी की है, उस पर ये लेख है, एक बार जो इसको पढ़िए अगर आपका मेंस है तो। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, किसी मीडिएटर या मध्यस्थ के द्वारा निवेश कराया जाता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड में सीधे निवेशक निवेश कर सकता है। बैड लोन या ऐसे ऋण जिनको नहीं चुकाया जा रहा है, जो एनपीए हो गए हैं, अर्थात एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए हैं, उनको ही बैड लोन्स कहा जाता है। तो अभी पिछले एक दशक में सबसे कम बैड लोन है भारत के बैंक में। तो भारतीय बैंक में सबसे कम बैड लोन अभी है, यानी एनपीए बहुत कम हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में 3.5% वृद्धि होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी 7% विकास दर बने रहने की उम्मीद है। तो देखिए, एनएसओ की भी रिपोर्ट में 7% का अनुमान लगाया जा रहा है। सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एसपी कोचर का मानना है कि भारत के अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन बनने में 5G सहयोगी होगा। इसके अलावा एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की हो जाएगी। भारत के अर्थव्यवस्था का विकास 7% होने का अनुमान है। 2047 तक कोई 20 ट्रिलियन बता रहा है, कोई 30 ट्रिलियन बता रहा है, कोई भारतीय अर्थव्यवस्था को 40 ट्रिलियन तक लेकर जा रहा है। लेकिन अगर वैश्विक दृष्टि से बात की जाए तो IMF की MD जॉर्जिवा का मानना है कि दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था रिसेशन यानी मंदी की शिकार हो जाएगी। मंदी का सीधा मतलब है कि इन अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर 0 के आसपास चला जाएगा या नेगेटिव भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा, ये भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसका लाभ भारत गरीब देशों को भी देगा। भारत गरीब देशों को बताएगा या उनको सिखाएगा कि कैसे कर्ज से बाहर निकलना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड पैक्ट हो गया है, व्यापार संधि हो गई है, ये जिसको FTA भी कह रहे हैं, जिससे व्यापार के नए रास्ते खुले हैं। हाल ही में भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन नए FTAs में ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा। भारत बहुपक्षीय FTA यानी कई देशों के साथ एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर विचार कर रहा है या उसके लिए प्रयास कर रहा है। भारत का GDP ग्रोथ रेट हाई है या उच्च है, या भारत का वृद्धि दर बहुत उच्च बना हुआ है, किंतु इसमें अभी भी कई सारे कार्य करने बाकी हैं, उस पर ये लेख है। अगर मेंस है तो ज़रूर पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो असमानताएं हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है या उनको कैसे पहचानना है, और उन असमानताओं का कैसे हल करना है या कैसे निदान करना है, उस पर ये लेख है। यह सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, जिसके कारण नोटबंदी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो नोटबंदी क्यों ज़रूरी है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, उसको देख लीजिए। और उसके 3 आयाम पर भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री P चिदम्बरम का एक लेख है, देखिए। लेकिन 3 आयाम ही नहीं, इसके और भी आयाम हो सकते हैं। देखिए, ये तो कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक आयाम की बात कर रहे हैं, इसके सामाजिक आयाम भी होंगे। आप सोचिए, जिस समय नोटबंदी हुई उस समय सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसका डिजिटल जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसे कई सारे पक्ष हैं जिसको देखना होगा। तो प्रश्न कहीं से भी पूछ लेगा, आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। GST से संबंधित कई सारे विवाद चर्चा का विषय बने हुए हैं, और GST से संबंधित विवाद के निपटारे हेतु बनाए गए प्राधिकरण की कमियों पर ये लेख है। उनके कारण क्या समस्याएं आ रही हैं या क्या बाधाएं आ रही हैं, उस पर ये लेख है, ज़रूर देखिए अगर मेंस है तो।
इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति किस तरह की समस्याओं का कारण है और उसको कैसे सॉल्व करना है, उस पर ये लेख है। ये लेख आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है। इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें अस्पष्ट हैं या क्लियर नहीं है। अगर मेंस है तो इसको देख लीजिए। मरकरी एक सुपर कंडक्टर है, ये तथ्य है। वैसे इसका ज्ञान 1911 में ही हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक कार में बैटरी एक्सचेंज से संबंधित एक न्यूज़ है। 108वां साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया नागपुर में। तिथि 3 से 7 जनवरी 2023। स्थान है राष्ट्र संत तुकोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ ही लेता है। 108वां था और कहाँ पे हुआ है और थीम क्या था इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। और इसी 108वें साइंस कांग्रेस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को एक मॉडर्न लैब की तरह बना दिया जाए ताकि यहाँ पे नए नए आविष्कार हो, नवोन्मेषण हो, इनोवेशन हो। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों को नाभिकीय संलयन से संबंधित यंत्र बनाने में सफलता मिली है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कॉमर्शियल या व्यावसायिक उपयोग होने लगेगा, जिसका लाभ हर किसी को मिलेगा या पूरी मानवता को मिलेगा। अडानी ग्रुप भी 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला है। पहले अडानी ग्रुप मोबाइल नेटवर्क में नहीं थे, अब इन्होंने भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। हम लोग जितना भी वेबसाइट यूज़ करते हैं उसमें .com, .in, .gov, .in ऐसे रहता है। तो ये जो .in डोमेन है उसको मैनेज अब भारतीय कंपनी करेगी। पहले से एक अमेरिकन कंपनी GoDaddy मैनेज करती थी, अब इसे भारतीय कंपनी मैनेज करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का मानना है कि भारत में क्लाउड और AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बहुत स्कोप है। भारत के डिजिटल यात्रा या डिजिटल होने की दिशा में जो प्रयास है उसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मानना है सत्या नडेला का, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। डेटा गोपनीयता या डेटा प्राइवेसी से संबंधित नौकरियां बढ़ रही हैं भारत में। इसका मतलब ये है कि कंपनियां अपने जो डेटा है उनको बचा के रखने के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं। पहले ऐसे लोग कम थे, लेकिन अब इनका डिमांड बढ़ रहा है तो इस क्षेत्र में नौकरियां भी बढ़ रही हैं। AI क्या है और AI के क्या क्या टूल्स हैं। AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनसे क्या क्या किया जा सकता है, इस पर ये लेख है। द डेंजर ऑफ डीप फेक्स। डीप फेक का सीधा सीधा मतलब समझिए कि कंप्यूटर पर ऐसे ही कोई फर्जी चेहरा बना देना और फर्जी आवाज़ बना देना, मतलब इस चेहरे और आवाज़ का वास्तविक दुनिया से कोई संबंध ना हो। अब ये फर्जी चेहरा उस फर्जी आवाज़ के साथ कोई गलत सूचना या अफवाह फैला रहा है तो उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप मानिए कि कोई व्यक्ति अपने धर्म विशेष के लिए कह रहा है कि यहाँ पर हमारे धर्म का शोषण हो रहा है या इनकी हत्याएं की जा रही हैं, तो इससे पूरी दुनिया में या पूरे देश में कानूनी बाधाएं या कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस क्षेत्र में चाइना ने बड़ा काम किया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो उसी पर ये लेख है, इसको जरूर समझिए। ये नई चीज़ें हैं और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है कि ये जो लेख है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस से संबंधित है। इसको एक बार जरूर देख लीजिए। अगले वर्ष यानी 2024 में भारत अपना गगनयान लॉन्च करेगा। गगनयान भारत का पहला मानव सहित मिशन है जिसमें भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसको या व्योमनॉट्स कह रहा है, को अंतरिक्ष में भेजेगा। और 2023 में भारत सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए एक सैटेलाइट भेजेगा, आदित्य। इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन पर ये लेख है, उसको देख लीजिए एक बार। गगनयान, चंद्रयान 3, निसार, क्योंकि ये हम प्रासंगिक है, प्रश्न आएंगे ही आएंगे। प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तो जिसका प्री हो चाहे मेंस उसको जरूर देख ले। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने एक MOU पे साइन किया है जिसके तहत अंतरिक्ष के क्षेत्र में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स को सुविधाएं दी जाएंगी। भारतीय सेना में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा, उस पर ये एक लेख है। ये लेख मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, एक बार जरूर देखिए। मस्तिष्क का वर्किंग मेमोरी का तरीका पता चल गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या तनाव में हैं तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी बीमारियां बढ़ जाती हैं, शरीर में समस्याएं होने लगती हैं।
तो तनाव कम लें। भारत में टीबी का टीका बन गया है और भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए या टीबी मुक्त घोषित किया जाए। इसके लिए भारत बहुत तेज़ी से प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा अगर ये टीका सफल हुआ तो। बर्ड फ्लू का घरेलू टीका बन गया है। बर्ड फ्लू के कारण भारतीय पोल्ट्री उत्पादकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। अगर यह सफल हुआ तो इससे उनको नुकसान अब नहीं उठाना पड़ेगा। बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका नाम है H9N2। इस लेख में बताया गया है कि नीलगिरी रिजर्व में रहने वाले एशियाई हाथियों के अधिकांश निवास स्थान नष्ट हो चुके हैं। केंद्र सरकार की नगर वन योजना में बदलाव किया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी या विद्यालयों में भी वन लगाए जाएंगे ताकि वहाँ का पर्यावरण साफ हो सके या सुरक्षित हो सके। केरल के साइलेंट वैली में पक्षियों की प्रजाति से संबंधित एक सर्वे हुआ है जिसमें उनकी प्रजाति की संख्या बढ़कर 175 हो गई है। देश में ई कचरा प्रबंधन से संबंधित नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। ई कचरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से संबंधित कचरे, जैसे आपका टीवी ख़राब हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गया तो वही ई कचरा होता है। तो ये नया नियम लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से। इसमें ई कचरा का निर्माण करने वाली कंपनियों की भी जिम्मेदारी होगी, माने जो कंपनी उस उत्पाद का उत्पादन कर रही है उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जल के संरक्षण के लिए भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जल मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है जिसका नाम है वाटर विजन @ 2047। इसमें बताया गया है कि जल का उपयोग कैसे कम करना है, कृषि के क्षेत्र में जल को कैसे बचाना है, इसी पर चर्चा की गई है। जल संरक्षण के लिए प्रयास तेज करने पड़ेंगे, उसी के लिए मीटिंग हो रही है, उसी पर एक डेटा है, देख लीजिएगा। एक्सट्रीम वेदर यानी चरम जलवायु यानी बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण 2022 में भारत में 2227 लोगों की मृत्यु हुई है और 1901 के बाद सन 2022 पाँचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसका रिकॉर्ड बना है। 122 वर्षों का सबसे गर्म रहा है दिसंबर। पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर के जल का तापमान अगर बढ़ जाता है तो एल नीनो की स्थिति बनती है जिसके कारण मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसे देश जहां मानसून की वर्षा होती है वहां पर वर्षा प्रभावित होती है या वहां पर अनावृष्टि होती है या वहां पर सूखा पड़ जाता है। लेकिन इस बार ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में तापमान की कमी दिख रही है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि एल नीनो नहीं आएगा या एल नीनो कमज़ोर हो जाएगा जिसके कारण पर्याप्त वर्षा होगी। एल नीनो और ला नीनो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा क्या है ये। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता बन चुकी है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं और उसको कैसे हल करना है या उसका निदान क्या है, उस पर ये लेख है, इसको जरूर देखिए। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मानना है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र दुनिया का सबसे ज़्यादा आपदा वाला क्षेत्र है या जहाँ पे सबसे अधिक आपदा आ सकते हैं ऐसा क्षेत्र है। भारत ने COP26 में जो जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, उसी पर ये लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके बहुत जगह काम आएगा। ये GS के साथ साथ आपके निबंध में भी बहुत उपयोगी है। नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए और मार्केट पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, उस पर ये लेख है, इसको देख लीजिएगा। रोग प्रतिरोधक जीन के कारण बरगद और पीपल के पेड़ लंबा जीवन जीते हैं। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए कार्य कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसके प्रयोग से किसी भी तरह का प्रदूषक उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है और इसके लिए भारत बहुत प्रयासरत है और इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन पर सब्सिडी की बात की जा रही है ताकि इनका सही से विकास हो सके और भारत ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बन सके। ग्रीन हाइड्रोजन में भारत की क्या भूमिका है और अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये देख लीजिए। हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में किसी भी तरह का प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन चालू किया है जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी है।
ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो सके। एनटीपीसी पीएनजी या पाइप्ड नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करेगी। इसके अलावा एनटीपीसी अपने गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र या विद्युत संयंत्र में 50% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण करेगी या उस पर विचार कर रही है। जब हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन होगा तो उसका प्रयोग भी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। हाइड्रोजन ट्रेन उनको कहते हैं जिसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का पहला हाइड्रोजन आधारित यात्री ट्रेन जर्मनी के कोराडिया लिंट में चलाया गया था। जर्मनी के बाद चीन और फ्रांस में भी हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं और भारत दुनिया का चौथा देश होगा जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। इसका लाभ क्या होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा और भारत को अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। इस समय ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत को कम रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उसका प्रयोग करते भी हैं और कीमत ज़्यादा होती है तो उसका उपयोग कम हो पाएगा या उसका प्रयोग कम हो पाएगा। तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत को कम रखा जाए और इस चुनौती का कैसे निदान किया जाए, उसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इंग्लैंड में ट्रेन ड्राइवरों ने अपनी सेवा शर्तों को लेकर हड़ताल कर रखा है। इसके कारण रेल सेवाएं वहां बाधित हैं। अमेरिका की जज जूली मैथ्यू ने अपने पति के केरला स्थित घर से शपथ ग्रहण किया है। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील में राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिर से एक बार विजेता रहे। यह इनके राष्ट्रपति पद पर तीसरा कार्यकाल है। भारत और ऑस्ट्रिया ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। भारत और फ्रांस ने सामरिक वार्ता के बाद रक्षा क्षेत्र में संबंध मजबूत करने की बात की है। दक्षिण पूर्व एशिया में सुरक्षा से संबंधित भारत का क्या प्रभाव है, उस पर यह लेख है, इसको जरूर देखिए। साउथ चाइना सी में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ टकराव हो सकता है, उस पर यह लेख है। इस लेख में बताया गया है कि चीन को कैसे काउंटर करना है। भारत और चीन के वैदेशिक संबंधों से संबंधित ये लेख है, देख लीजिएगा। ये लेख पूरे विश्व में बने हुए तनाव की स्थिति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते, उस पर ये लेख है। अगर आपका लॉ का पेपर है या आप लॉ के छात्र हैं या पीसीएसजे का मीन्स है तो आप इसको जरूर देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में चयन से पहले 2 फिटनेस टेस्ट जरूरी। क्रिएट इन इंडिया की राह पर भारत का मतलब ये है कि जितने भी डिजिटल गेम या ऑनलाइन गेम है उनका निर्माण भारत में किया जाए ताकि भारतीयों को भी उससे लाभ हो, क्योंकि भारत में प्रचलित ज़्यादातर ऑनलाइन गेम या मोबाइल गेम या कंप्यूटर गेम विदेशों में बने हुए हैं, जिसके कारण विदेशी कंपनियों को लाभ होता है। लेकिन जब ये गेम भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा तो उससे भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। और इन ऑनलाइन गेम्स के सेफ रेगुलेशन या स्वनियमन की बात चल रही है ताकि इसमें किसी तरह की समस्या ना हो। अगर कोई समस्या हो तो उसका निपटारा किया जा सके या विवादों का निपटारा किया जा सके। और ऑनलाइन गेम खेलने पर आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, सत्यापन कराना ज़रूरी हो जाएगा। ये लेख है कि ऑनलाइन गेमिंग पर कैसे कानून हो। देखिए, ऑनलाइन गेम एक बहुत हॉट टॉपिक है और उससे कोई ना कोई प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है। यहाँ से केवल मेन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस देते हैं तभी ये आपके लिए उपयोगी है। डूइंग बिजनेस में भारत के रैंक के सुधार में न्यायिक विलंब एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर भारत को डूइंग बिजनेस में अपना रैंक सुधारना है तो न्याय में विलंब को रोकना होगा या न्याय की गति को बढ़ाना होगा। और ये लेख है कि न्यायिक प्रणाली में सुधार का समय है। कॉलेजियम से संबंधित ये लेख है कि क्या होना चाहिए जजों की नियुक्ति का सही तरीका। वैसे फ़िलहाल तो जजों की नियुक्ति का सही तरीका कॉलेजियम ही है। अगर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट राज़ी होती है तो जो तरीका होगा उसी को हम लोग सही मानेंगे। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश में बताया गया है कि उसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई है। इस कारण आरटीआई अधिनियम 2005 या सूचना अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होता है। इस लेख को पढ़ने के बाद आपकी सोच को एक नया आयाम मिलेगा। सोचिए, कुछ लोग अभी भी ब्रिटिश काल में जी रहे हैं जबकि आज़ादी मिले हमें 70 साल हो गया। ये ऐसी
मानसिकता केवल न्यायपालिका में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है। कुछ लोग आज भी अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जबकि हम लोग लोकतंत्र में हैं। कुछ लोग आज भी अपने आप को राजा समझते हैं। तो उस पर ये लेख है, आपके सोच के आयाम को परिवर्तित करने वाला ये लेख है, इसको जरूर देखिए। पॉक्सो कानून छोटे बच्चों के यौन शोषण संबंधित कानून है और जब से ये कानून बना है बहुत कम लोगों पर लागू हो पाया। होता क्या है कि इसका यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसके संशोधन की मांग की जा रही है। उस पर ये लेख है, इसको जरूर देखिए। संवैधानिक व्यवस्था का कैसे तय हो बचाव, उस पर ये लेख है। मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की सूचना आ रही है, इसके कारण भारत सरकार ने इसको ऐप से लिंक कर दिया है, लेकिन हर व्यक्ति ऑनलाइन चीज़ों के बारे में जानकार नहीं है। इस कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिस पर ये लेख है। ये फूड सब्सिडी संबंधित लेख है। भारत के कई बड़े मंदिरों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उस पर ये लेख है, क्या वो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से मैच करता है। तो उस पर देखिए, हो सकता है इसमें प्रश्न बन जाए। ये रिटायरमेंट की एज से संबंधित लेख है और इस लेख के अनुसार दुनिया में सबसे कम रिटायरमेंट की एज सऊदी अरेबिया में है और सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट की एज डेनमार्क में है। डेनमार्क में 74 साल है, भारत में 58 है। ऑन पेपर तो अलग अलग है, लेकिन एक एवरेज की बात की जा रही है। एक बार इसको देख सकते हैं। यह लेख भारतीय समाज के विकास से संबंधित है, जीएस में ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इसको एक बार। समाज में शोषण के कई सारे पक्ष होते हैं, कई कारणों से शोषण होते हैं। उनमें से 2 कारण ये भी है, क्रोध और घृणा, ये भी शोषण के 2 कारण हैं। यानी ये आपके लेखन को एक नया आयाम देंगी। इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में उन मतदाताओं को केंद्रित करके ईवीएम बनाया है जो अपने राज्य से बाहर कहीं और प्रवास करते हैं, उनको वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। उस पर ये लेख है कि अगर उनको वोटिंग की सुविधा दी जाती है तो किस तरह से लोकतंत्र का प्रसार होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाएंगे और जब वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको प्रैक्टिकल करना होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल है इस पर सोचने की बात है। उस पर ये लेख देख लीजिएगा एक बार। ये लेख सबसे अनोखा है कि क्या बिना चुनाव के भी लोकतंत्र चल सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन पर ये लेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होने वाला एक सांस्कृतिक खेल है जिसमें बैल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे भी दिया था, लेकिन फिर भी ये जारी है। तो क्या वह प्रथा है या क्रूरता है, उस पर ये लेख है। चूँकि भारत ही एक ऐसा देश नहीं जहाँ पर ऐसा है, दुनिया के कई सारे देशों में ये प्रचलित है और ये लीगल भी है। द हिंदू में एक लेख है कि कैसे न्यूज़पेपर सिविल सेवा की तैयारी के लिए उपयोगी है, इसको ज़रूर देख लीजिए। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।